मूवी की शुरुआत में हमें कुछ लुटेरों को दिखाया जाता है जो कि जंगल में आराम कर रहे होते हैं। जब उनमें से एक लुटेरा टॉयलेट करने जाता है तभी वहाँ पर उसे एक अजीब सा मास्क मिलता है जिसे देखकर लग रहा था कि वह किसी इंसान के लिए बनाया गया है। उसी समय उसे आसपास किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वह आगे बढ़ता है तो उसे एक गुफा मिलती है जिसके अंदर पहुँचने पर उसे अचानक से जमीन के अंदर खींच लिया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम प्राइस, उसकी गर्लफ्रेंड सुलिंग और एक जापानी साइंटिस्ट री को देखते हैं जो एक प्राइवेट मशीनरी टीम के साथ उसी जंगल में जापानी मिलिट्री बंकर ढूंढने के लिए गए होते हैं। इसलिए वो लोग जंगल में मौजूद हर गुफा को एक एक करके चेक कर रहे होते हैं। हालांकि प्राइस क्या ढूंढ रहा है इस बारे में टीम के कैप्टन को भी कोई जानकारी नहीं थी। जिसके बाद वो सभी जंगल में आगे बढ़ते हुए इंडोनेशिया के यूनोना आइलैंड में पहुंचते हैं जहां उन्हें एक डेड माइन मिलती है जिस पर सबसे पहले डच का कब्जा था। लेकिन विश्व युद्ध के बाद 1942 में जापानीज ने आइलैंड के साथ साथ डेड माइन पर भी कब्जा कर लिया था। और क्योंकि प्राइस को डर था कि उस डेड माइन के अंदर जाना सेफ नहीं है, इसलिए वे ग्रुप में मौजूद इंजीनियर स्टेनली को चेक करने के लिए कहता है। जब स्टेनली अंदर जाने की तैयारी कर रहा होता है तभी वह साइंटिस्ट री से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वह बताती है कि मैं प्राइस के साथ वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने वाले सोल्जर के बारे में रिसर्च करने आई हूँ। तब स्टेनली बताता है कि कोई भी सोल्जर ट्रेनिंग के बाद इंसान नहीं रहता बल्कि पूरी तरह से एक हथियार बन जाता है। तभी उन लोगों पर लुटेरे अटैक कर देते हैं जिसमें से दोनों टीमों के बीच गोलियां चलने लग जाती है। तभी हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट होने से माइन से बाहर निकलने का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो जाता है और एरियो भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। इन सारी परेशानियों को देखकर स्टेनली प्राइस से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो। तो वह बताता है कि 1 साल पहले एक्सप्लोरेशन टीम को एक आर्मी बंकर के बारे में पता चला जहाँ उन्हें ऐसे पेपर्स मिले जिसमें कोड वर्ड में बहुत सारी डिलीवरी लिखी हुई थी। जिसके बाद से प्राइस री के साथ उस जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उस बंकर में जापानीज आर्मी ने बहुत सारा खजाना छुपा कर रखा है और जो कोड एक्सप्लेनेशन टीम को मिला उसे डिकोड करने पर प्राइस और री को लगता है कि जिस बंकर को हम ढूंढ रहे हैं वह बंकर यही है। लेकिन इन बातों पर स्टेनली को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो लोग एक बहुत ही खतरनाक ट्रैप में फंस चुके हैं। जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं और एक लकड़ी के पुल से गुजर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लगी हुई लाइट खुद ब खुद जल जाती है और जापानी म्यूजिक बजने लगता है जिसे सुनकर सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि इतने सालों बाद वहाँ मौजूद जनरेटर खुद ब खुद कैसे चालू हो सकता है। इसलिए उन्हें लगता है कि वो लुटेरे उनसे पहले ही माइन के अंदर आ चुके हैं और वो सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। अब इसके बाद वो लोग एक रूम में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें कुछ फोटोज मिलती है जिसमें लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था। फिर उन्हें दूसरे रूम में उस बंकर का मैप मिलता है जिसे देखकर प्राइस को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये वही जगह है जिसे वे सालों से ढूंढ रहा है। इस दौरान ग्रुप के बाकी लोग उन्हें मिली फोटोज के बारे में पूछते हैं तो री प्राइस के मना करने के बावजूद उन लोगों को बताती है कि ये जगह मेडिकल रिसर्च सेंटर के लिए यूज की जाती थी, साथ ही यहाँ पर बायोलॉजिकल हथियार भी बनाए जाते थे। और ये जानकर स्टेनली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और प्राइस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन बाकी लोग उसे रोक लेते हैं। जिसके बाद कैप्टन जोको एरियो का ध्यान रखने के लिए बाकी लोगों के साथ वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद बाकी टीम मेंबर्स के साथ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगता है। तो प्राइस उसे कहता है कि शायद तुम भूल गए हो कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं और क्योंकि मैंने तुम्हें इस काम के लिए पैसे दिए हैं इसलिए तुम्हें खजाने को ढूंढने में मेरी मदद करनी ही होगी। अब ये सुनते ही कैप्टन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे खजाने और पैसों से कोई मतलब नहीं है लेकिन मैं अपनी टीम को इस तरह से मरने नहीं दे सकता। इसलिए प्राइस और उसकी गर्लफ्रेंड सुलिंग भी कैप्टन के साथ ही जाते हैं जिससे एरियो के साथ स्टेनली, जोको और री ही बचते हैं। जिसके बाद स्टेनली री से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर चल रहे रिसर्च और यूनिट 731 के बारे में हमें पहले से ही बताना चाहिए था। तभी जमीन से 2 हाथ निकलकर एरियो को अंदर खींच लेते हैं। अब उसकी चीखें सुनकर स्टेनली और री उसके पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि नीचे मौजूद अजीब से दिखने वाले क्रीचर ने उसे वहाँ से खींच लिया है। फिर स्टेनली, जोको और री एरियो को वापस लाने के लिए गुफा के अंदर बढ़ने लगते हैं। तभी जोको वे क्रीचर दिखाई देता है इसलिए वे उसके पीछे चला जाता है। दूसरी तरफ री और स्टेनली को एरियो की डेड बॉडी मिलती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी जिसे देखकर री बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। हालांकि स्टेनली उसे संभालने की कोशिश करता है तभी अचानक से उस पर कोई अटैक कर देता है। अब अगले सीन में हमें कैप्टन और उसके साथ मौजूद लोगों को दिखाया जाता है। इस दौरान प्राइस को वहाँ पर एक रिसर्च नोट मिलती है जिसमें किसी इंसान पर किए जाने वाले रिसर्च के बारे में लिखा गया था। इसके बाद हम जोको को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसे बहुत सारे कंकालों के साथ उसी लुटेरे की सड़ी हुई डेड बॉडी मिलती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यह देखकर जोको बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी अचानक से उसके सामने एक क्रीचर आ जाता है जिसे वे गन से शूट करके मार देता है। तभी एक दूसरा क्रीचर उस पर पीछे से अटैक करके उसकी आंखें बंद कर देता है। हालांकि जोको उस क्रीचर का बहुत ही बहादुरी से सामना करता है
और उसे वहीं पर ढेर कर देता है, लेकिन उसकी आंखों में खून लगने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, जिससे बहुत सारे क्रीचर उसे चारों तरफ से घेरने लगते हैं। इसलिए वे हार मान लेता है। फिर देखते ही देखते वो क्रीचर उस पर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ जोको और कैप्टन को एहसास होता है कि वो लोग वहाँ पर लॉक हो चुके हैं। हालांकि वो दोनों दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पर फिर से म्यूजिक बजने लगता है। इधर स्टेनली को होश आ जाता है तो एक मास्क पहना हुआ जापानी सोल्जर उससे पूछताछ करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए री उसे बताती है कि ये सोल्जर अब तुम्हें बंदी बना चुका है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम उसके दुश्मन हो। हालांकि मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन वह री की कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। तभी स्टेनली उस पर अटैक कर देता है, जिससे उस सोल्जर का चेहरा खुल जाता है। तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी किसी मुर्दे की तरह पूरी तरह से सूख चुकी है, क्योंकि वह पिछले 70 सालों से यहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद री उस सोल्जर को विश्वास दिलाने के लिए वो वीडियो दिखाती है जिसमें जापानीज ने सरेंडर कर दिया था। अब ये देखकर उस सोल्जर को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वे अपने साथी सोल्जर की डेड बॉडी के सामने बुरी तरह से रोने लगता है। इसके बाद हम कैप्टन और उसके साथियों को देखते हैं जहाँ प्राइस पर एक क्रीचर हड्डी के टुकड़े से अटैक कर देता है। इसलिए कैप्टन उस क्रीचर को शूट करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह क्रीचर भी उस पर लगातार अटैक करने लगता है। तभी सार्जेंट के हाथ एक रोड लग जाती है, जिसकी हेल्प से वे उस क्रीचर को मारकर कैप्टन की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ हम री को देखते हैं जो उसे जापानी सोल्जर से पूछती है, तो उसे पता चलता है कि वह 1945 से अब तक उस बंकर की सुरक्षा कर रहा है। हालांकि वो 2 लोग थे, लेकिन उनमें से एक मर चुका है। जब री उस सोल्जर के मरने का रीजन पूछती है तो वह बताता है कि जब 1945 में जापान हार गया तो मेरा साथी सरेंडर करना चाहता था, लेकिन मुझे इस चीज पर विश्वास नहीं था, इसलिए हम दोनों में लड़ाई हो गई और मैंने अपने साथी को मार दिया। जिसके बाद स्टेनली उस सोल्जर से पूछता है कि अगर तुम अकेले बचे हो तो वह क्रीचर कौन था जो हमारे सोल्जर को अपने साथ ले गया है। तो वह सोल्जर कहता है कि वो क्रीचर यहाँ के कैदी थे जिन पर रिसर्च करके इस तरह का बना दिया गया है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के नाकाम होने के बाद एक नई चीज पता चली, इसलिए जापानीज ने अपने सोल्जर पर भी एक्सपेरिमेंट किए जिससे वो लंबे समय तक जवान और मजबूत रह सकें। लेकिन वह एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया, जिससे वो सोल्जर मुर्दों की तरह दिखने लगे। हालांकि इसके बाद भी उन लोगों ने हार नहीं मानी और फॉर्मूले को परफेक्ट करके फिर से एक्सपेरिमेंट किए, जिसके बाद एक्सपेरिमेंट किए गए लोग एक तरह से गार्ड में बदल गए। और इस चीज से हमें पता चलता है कि उस जापानीज सोल्जर के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे सोल्जर मौजूद है। दूसरी तरफ कैप्टन बाकी लोगों के साथ एक रूम में पहुंचता है तो उसे वहाँ पर बहुत ही खतरनाक डेड बॉडी मिलती है जिस पर किसी तरह की रिसर्च की गई थी। तभी प्राइस को वहाँ पर एक इंजेक्शन मिलता है जिसके अंदर लिक्विड गोल्ड होता है, जिससे पता चलता है कि जापानीज एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड का यूज कर रहे थे। इसके बाद प्राइस समझ जाता है कि उस जगह पर आने वाला सारा गोल्ड एक्सपेरिमेंट में यूज हो चुका है, इसलिए अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। ये जानकर वह पूरी तरह से निराश हो जाता है, लेकिन सुलिंग उसे समझाती है कि अगर ऐसा है तो इंजेक्शन के अंदर मौजूद लिक्विड गोल्ड से भी ज्यादा कीमती होगा, क्योंकि यह किसी भी इंसान को बदल सकता है। इधर कैप्टन और पॉप वहाँ मौजूद दरवाजे को खोलकर एक बहुत ही बड़े कंटेनर के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें एक अजीब सा घेरा बना हुआ दिखाई देता है, जिसके अंदर कैप्टन पहुँचता है तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर दिखाई देते हैं जो कि इंपीरियल गार्ड थे। तभी वो सोल्जर हिलने लगते हैं। हालांकि कैप्टन अपनी तरफ बढ़ रहे सोल्जर को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह सोल्जर उसके हाथ पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। जिसके बाद कैप्टन पॉप के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग पॉप को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देते हैं। हालांकि प्राइस और सुलिंग वहाँ से एक टनल की हेल्प से निकल जाते हैं, लेकिन कैप्टन और पॉप की चीख सुनकर उसे बचाने के लिए वापस से सोल्जर के पास पहुँचता है तो उसके सामने ही एक सोल्जर पॉप को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद वो लोग कैप्टन का भी पीछा करते हैं, जिससे कैप्टन भी अपनी जान बचाकर टनल के अंदर चला जाता है। इसके बाद कैप्टन प्राइस और सुलिंग के साथ आगे बढ़ता है तो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे उन लूटरों की बॉडी के साथ साथ एरियो की भी डेड बॉडी मिलती है। अब इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, प्राइस पर वहां पर मौजूद एक क्रीचर अटैक कर देता है। हालांकि कैप्टन उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी एक दूसरा क्रीचर सुलिंग पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सुलिंग के साथ साथ कैप्टन के हाथ भी वह नुकीली हड्डियां लग जाती है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उन क्रीचर पर अटैक करके उन्हें मार देते हैं। फिर वो तीनों आगे बढ़ते हैं तो उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां स्टेनली और री मौजूद थे। और क्योंकि प्राइस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड सुलिंग बाकी लोगों से नजरें छुपाकर वह इंजेक्शन प्राइस के गले में इंजेक्ट कर देती है। हालांकि उसे लग रहा था कि वह इंजेक्शन उन सोल्जर को इतने दिनों तक जिंदा रख सकता है तो उसे क्यों नहीं। तभी वहाँ सोल्जर भी पहुंच जाते हैं, जिनसे बचने के लिए बाकी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन री को मिला हुआ जापानी सोल्जर बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। इधर क्रीचर्स प्राइस और कैप्टन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनमें से एक पर री पत्थर से अटैक करके उसे मार देती है, जबकि दूसरे को कैप्टन मार देता है। तभी वो लोग देखते हैं कि सुलिंग इस मौके का फायदा उठाकर प्राइस के साथ दूसरे रूम में चली गई है और इधर वे लोग बाहर ही फंस जाते हैं।
हैं, इसलिए उन लोगों को मजबूरन एक दूसरे रूम में जाकर छुपना पड़ता है। तभी वे सोल्जर्स दरवाजा तोड़कर वहां पहुंच जाते हैं, इसलिए कैप्टन उन्हें रोकने के लिए वहीं पर रुक जाता है और स्टैनली और री वहां से निकल जाते हैं। हालांकि कैप्टन उनमें से एक सोल्जर का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन वह सोल्जर कैप्टन को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ सुलिंग भी प्राइस को घसीटते हुए आगे बढ़ती है तो उसे सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि प्राइस पूरी तरह से बदल जाता है और सुलिंग को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इधर हम स्टैनली और री को देखते हैं जो पानी के रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान सोल्जर भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। हालांकि री तो पानी के रास्ते से बाहर निकल जाती है, लेकिन स्टैनली कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तभी एक सोल्जर भी वहां पहुंच जाता है जो कि री को बेरहमी से पीड़ने लगता है और फिर बाकी सोल्जर के वहां पहुंचने पर वे री को भी तलवार से अटैक करके मार देता है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें।